Good morning, dear students. Today we are going to study about a new force, which name is frictional force. What is frictional force? When two bodies rub each other, then a opposite force apply the relative velocity is called the frictional force. When two bodies rub each other, then apply a relative velocity opposite direction. Frictional force is opposing force that comes into play, which acts parallel to the surface of contact of relative velocity. जो रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करता है, जब दो सरफेस के बीच अप्लाई होने वाला वह फोर्स जो रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करे. रीजन में जैसे सपोज दिस इज ए ब्लॉक ए एंड अदर ब्लॉक इज बी. When apply the force on the block B, when apply a force block B, then a opposite force applied towards this direction, which is the frictional force. This frictional force A to B. यहाँ A का जो फ्रिक्शन है वह B पे अप्लाई हो रहा है और दोनों सरफेस पे करता है. मैंने कहा जब दो बॉडी के बीच में ऐसा अप्लाई होने वाला फोर्स जो रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करता है, वेलोसिटी ना कहिएगा आप कहिएगा रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करता है. दैट फोर्स विच अपोज द रिलेटिव वेलोसिटी, वह फोर्स जो रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करता है फ्रिक्शनल फोर्स होता है. अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल में अगर हम कहें ए ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी है एंड अ फोर्स अप्लाई ऑन द ब्लॉक बी, देन मूव टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, then block B move this direction, then apply the frictional force towards the FAB and frictional force upon this block FBA. माने B पर A फोर्स अप्लाई करता है फ्रिक्शनल, B पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है A से और यहाँ A पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है B से. तो इसका मतलब जो भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करेगा, मतलब यह पेयर में हमेशा अप्लाई होता है. तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो फोर्स अप्लाई होता है वह पेयर में होता है. कोई भी फोर्स अप्लाई हो पेयर में होगा. जैसे यहाँ देखिए एक फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स एक पर बी के द्वारा अप्लाई हुआ इस डायरेक्शन में और बी पर ए के द्वारा अप्लाई हुआ इस डायरेक्शन में, तो यह फ्रिक्शनल फोर्स था. तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको समझ में आ गया. व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? जो रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करता है फ्रिक्शनल फोर्स होता है. रिलेटिव मोशन का अपोज करे या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का अपोज करे. जरूरी नहीं कि रिलेटिव मोशन हो ही रहा हो सकता है होने वाला हो. इसीलिए मैंने कहा कि रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का अपोज करता है फ्रिक्शनल फोर्स है. बस शॉर्ट में कंसेप्ट इसका याद रखिएगा कि द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन अपोज ऑफ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मोशन अपोजेस इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैसे मैंने डिफिनेशन भी दिया है कि द फ्रिक्शनल फोर्स इज एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले विच एक्ट पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड अपोजेस द रिलेटिव वेलोसिटी. जो रिलेटिव वेलोसिटी का क्या करता है? अपोज करता है, या टेंडेंसी होती है रिलेटिव वेलोसिटी के अपोज करने की. तो आपको मैंने बताया कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वह क्या होता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा. क्लियर हुआ? तो जो फ्रिक्शनल फोर्स, यही रीज़न है कि जो आपके बाइक का टायर है उसमें छोटे छोटे गोटी टाइप के बनाए गए हैं जिससे फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ा दिया जाता है. अगर हमें एक बॉल को, सपोज करिए एक बॉल को रफ सरफेस पे हम थ्रो कर दें और क्लीन सरफेस पे थ्रो करें, तो कौन सी बॉल पहले रुकेगी? जो रफ सरफेस पे जा रही है, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स का मान
फ्रिक्शनल फोर्स का मान मैक्सिमम होता, ज़्यादा होता है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वह डिपेंड करता है सरफेस के नेचर पर, सरफेस की प्रकृति कैसी है उस पर डिपेंड करता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वह 3 टाइप का है। नंबर 1 पे होता है स्टैटिक्स फ्रिक्शन। व्हाट इज स्टैटिक्स फ्रिक्शन? मैंने कुछ समय पहले बताया व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अपोजेज ऑफ रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। तो व्हाट इज स्टैटिक्स फ्रिक्शन? स्टैटिक्स फ्रिक्शन मीन्स टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, अपोजिट ऑफ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। माने बॉडी मोशन में नहीं है, बॉडी मोशन में नहीं है उस समय सरफेस में बीच, जैसे हमने क्या किया, सपोज इस बोर्ड को मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो इस बोर्ड पे मैंने फोर्स अप्लाई किया तो बोर्ड अपोजिट डायरेक्शन में, मेरे रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रही है जिसके कारण बोर्ड अभी रुका हुआ है। तो यह कौन सा फोर्स है? स्टैटिक्स फ्रिक्शन। मतलब जब हम फोर्स बॉडी के बीच अप्लाई करें और बॉडी मोशन में ना आए, बॉडी मोशन में नहीं आती है, बॉडी रुकी होती है, उस समय भी उस सरफेस के बीच फोर्स अप्लाई होता है, वह होता है स्टैटिक्स फ्रिक्शन। तो आप कहेंगे दैट अपोज ऑफ द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, अपोज ऑफ द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड द स्टैटिक्स फ्रिक्शन विच इज डिनोटेड बाई एफ। हम स्टैटिक्स फ्रिक्शन को एफ से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? अच्छा, एक एग्जांपल से और समझते हैं इसको थोड़ा सा। सपोज ए ब्लॉक पुट ऑन ए सरफेस एंड अ फोर्स अप्लाई दिस डायरेक्शन एफ, देन दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एंड weight mg is downside. This direction apply the frictional force. When a force apply on a block, जब हम फोर्स पे एक ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके दूसरी डिफिनीशन इसकी हम दे सकते हैं, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल एंगल है, अगर उसका मान बहुत कम है तो बॉडी मोशन में नहीं आएगी। बॉडी यदि मोशन में नहीं आती है तो उस समय सरफेस के बीच जो फोर्स अप्लाई होता है उसे हम स्टैटिक्स फ्रिक्शन कहते हैं। व्हाट इज स्टैटिक्स फ्रिक्शन? आप शॉर्ट में याद कर लीजिए, द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन अपोजेज ऑफ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। मान रिलेटिव मोशन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, क्या होता है? स्टैटिक्स फ्रिक्शन। मतलब इसमें बॉडी कहाँ होती है? रेस्ट में होती है। स्टैटिक्स फ्रिक्शन में बॉडी कहाँ होगी? रेस्ट में होगी। सिंपल सी चीज, स्टैटिक्स फ्रिक्शन में बॉडी कहाँ होगी? रेस्ट में होगी। What is the limiting friction? The maximum value of the statics friction. स्टैटिक्स फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, माने जहां से बॉडी अब चलने वाली, चली नहीं, अब भी मूव बॉडी नहीं की, बॉडी मूव करने वाली है, द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का अपोज हुआ तो वह स्टैटिक्स फ्रिक्शन। लेकिन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक्स फ्रिक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक्स फ्रिक्शन इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर इस एंगल को और बढ़ा दें दूसरी तरह से डिफिनीशन, अब बॉडी चलने वाली है लेकिन चली नहीं है। जैसे मैं बोर्ड पे थोड़ा सा फोर्स और ज़्यादा अप्लाई कर दूं तो बोर्ड क्या होगा? थोड़ा सा फोर्स मैंने और बढ़ा दिया तो यह बॉडी चलने वाली है लेकिन चली नहीं है। तो इसे जैसे इस समय जो फोर्स अप्लाई हो रहा है स्टैटिक्स फ्रिक्शन है, थोड़ा थोड़ा हम एंगल को बढ़ाते जाएं, देखिए एंगल को बढ़ाते जाएंगे, अब बॉडी क्या होगी? मोशन में आने वाली है। अगर थोड़ा सा भी और कांटेक्ट एंगल का मान मैंने बढ़ाया, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू मैंने बढ़ाई, तो बॉडी क्या आ जाएगी? काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाएगी। तो तीसरा फ्रिक्शन मैंने कौन सा बता दिया? काइनेटिक फ्रिक्शन। पहला आया स्टैटिक फ्रिक्शन, द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करना। रिलेटिव वेलोसिटी का जब अपोज होता है तो वह जो फ्रिक्शन है वह काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन आपको समझ में आया? व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन? रिलेटिव मोशन का अपोज करना। द अपोज ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी, द अपोज ऑफ द रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन की कुछ प्रॉपर्टी की बात करें, कुछ लॉस की बात करें, तो वह क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट। अब यहीं से कंसेप्ट आप ध्यान से देखिएगा।
अभी तक तो छोटे छोटे कंसेप्ट थे, डिफिनीशन से थे, इसकी डिफिनीशन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आनी नहीं है, लेकिन इससे न्यूमेरिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अब आपको होता है क्या होता है म्यू के, क्या होता है म्यू एस, तो यह इस चीज़ के डिस्कशन अब हम करने चल रहे हैं। ध्यान से देखिए, जैसे मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या क्या लॉज होता है, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। नंबर 1, काइनेटिक फ्रिक्शन में बॉडी रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन में जो बॉडी होती है वह रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करता है। नंबर 2, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज कांस्टेंट। काइनेटिक फ्रिक्शन वेरिएबल्स नहीं होती, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है। यह क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करता है, पहला लॉ था। दूसरा लॉ इसका हुआ मैंने बताया सेकेंड लॉ, कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वह कांस्टेंट होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, ऑलवेज कांस्टेंट, या वेरिएबल्स नहीं होता। तीसरी चीज, काइनेटिक फ्रिक्शन, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो लॉ है वह तीसरा है यही, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल को मैं हटा देता हूं, कांस्टेंट म्यू के, दिस इज डिनोटेड बाय म्यू के इंटू एन, वेयर म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, मैंने बताया जो म्यू के है वह नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है यार, कोई व्हाट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। आपको लॉ पता हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन का, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यू नो दैट फर्स्ट लॉ इज always opposite of the relative velocity, kinetic friction always oppose of the relative velocity. Second, kinetic friction always constant, variables not, it is not variable, and kinetic friction is directly proportional to the normal reaction. काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वह नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होता है। अच्छा, एक चीज और, सपोज व्हेन अ बॉडी इन मोशन apply a force this direction, this is normal reaction n and this is the mg weight, and this direction kinetic friction f k। जब बॉडी पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी क्या करेगी, रिलेटिव वेलोसिटी की अपोज करेगी, आगे बढ़ेगी, या रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज कर रहा है, तो बॉडी जब आगे जाएगी, इसका मतलब यह हुआ, इसका रीजन यह हुआ कि जो एफ के है वह नॉर्मल रिएक्शन किससे बैलेंस हो रहा है, mg से। जो ये बीडी बनाएंगे आप, नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है, तो आप लिख सकते हो फॉर्मूले में एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू यम इंटू जी, म्यू के यम इंटू जी। ओके, तो यह था लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के बाद हम आते हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, व्हाट इज द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉस पे अगर हम आएंगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का लॉस है फर्स्ट, इट इज वेरिएबल, एफ के वेरिएबल होता है, एफ के इज वेरिएबल, यह कांस्टेंट नहीं होता। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वह वेरिएबल नहीं होता। लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल लिख देते हैं इसको। एफ एल जो वैल्यू होती है यह मैक्सिमम वैल्यू होती है, एफ एल मैक्सिमम होता है एफ एस से। एफ एस का जो मैक्सिमम वैल्यू है, माने इसी को हम मैक्सिमम कह सकते हैं, एफ एल को हम डिनोट करेंगे एफ एस मैक्सिमम। एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वह क्या है, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है। एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एफ एल जो होता है, माने एफ एस मैक्सिमम, एफ एस मैक्सिमम,
When we write Fx maximum, then you know that this is the limiting friction. यह limiting friction होता है. या Fx maximum लिखा हुआ है तो इसका मतलब limiting friction है. Limiting friction का मतलब बॉडी इसके बाद टेंडेंसी नहीं रखेगी रिलेटिव मोशन का, बल्कि मोशन में बॉडी आ जाएगी, बॉडी मोशन में चलने लगेगी इसके बाद का फोर्स अप्लाई करने के बाद. तो Fx is equal to Fx maximum is directly proportional to the नॉर्मल रिएक्शन. यह भी नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मीन्स Fs मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू यस इंटू एन, वेयर म्यू यस इज द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक्स फ्रिक्शन. म्यू एस जो होता है स्टैटिक्स फ्रिक्शन का क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है. ओके, हेलो 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 तो आपको मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन बता दिया और क्या होता है. अब दूसरी चीज, यदि बॉडी का जो फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है यह ग्रेटर होता है. लिमिटिंग फ्रिक्शन माने Fs मैक्सिमम इज ग्रेटर ऑलवेज काइनेटिक फ्रिक्शन, यह काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है. यस, तो यदि हम ग्राफ ड्रा करें, सपोज ड्रा अ ग्राफ, फर्स्ट डायग्राम इज अप्लाइड फोर्स एंड हियर इज स्टैटिक्स फ्रिक्शन. तो जैसे हमने 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और काइनेटिक फ्रिक्शन 2 है, माने बॉडी चली नहीं अभी, दो फोर्स हो गया, F के हो भी 2 हो गया. F इज इक्वल टू 2 न्यूटन, देन Fs इज इक्वल टू 2 न्यूटन. व्हेन दिस इज 4 न्यूटन एंड Fs इज इक्वल टू 4 न्यूटन, देन द ग्राफ इज कांस्टेंट 6 न्यूटन. तो जब तक फोर्स अप्लाई करते जाएंगे बॉडी का, तो क्या होगा, बॉडी का फोर्स अप्लाई करने पर काइनेटिक फ्रिक्शन का, हमने फोर्स अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वह भी 4 न्यूटन हुआ. अब थोड़ा सा फोर्स और बढ़ाते हैं और लिमिटिंग फ्रिक्शन पे चले जाते हैं. सपोज हमने 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, तो जो का लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है 12 न्यूटन आ गई. लेकिन इसके बाद जैसे ही मैंने फोर्स और बढ़ाया, इसको 13 न्यूटन कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो 13 न्यूटन करेंगे तो हमने लिखा है कि Fx मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वह हमेशा ज़्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से. मैंने बताया जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वह काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है. तो मैंने अगर ये 12 न्यूटन से 13 न्यूटन किया, तो जो आपका फोर्स अप्लाई हुआ है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन है, वह लिमिटिंग फ्रिक्शन से पहले डाउन हो जाएगा. और डाउन होने के बाद मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन को होता है कांस्टेंट होता है, देन इट इज पैरेलल. ओके, तो मैंने आपको बताया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा. लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है. और क्या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन में बॉडी क्या होती है, रिलेटिव मोशन का अपोज करती है. उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताया और प्रॉपर्टी से फॉर्मूला कुछ मिला. अब आइए हम अगर बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते जाएं, बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे. सपोज ए ब्लॉक पुट ऑन ए सरफेस, एक ब्लॉक को हमने सरफेस पे पुट किया है, तो देन इट्स अप्लाई अ नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट इन दिस डायरेक्शन mg एंड दियर दिस डायरेक्शन Fk काइनेटिक फ्रिक्शन Fk. देन व्हेन अप्लाई अ फोर्स, जब हमने इस पे एक फोर्स अप्लाई किया, तो इसका यह वाला पार्ट मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट वैल्यू, और इसे कहते हैं रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स. और रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच एक एंगल फॉर्म होता है, इसे एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ
फ्रिक्शन कहा जाता है। व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? दैट एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट फोर्स, दैट एंगल फॉर्म बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो एंगल फॉर्म होता है, रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो फोर्स अप्लाई होगा वह फोर्स कौन सा फोर्स होगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा। व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, angle of friction. What is angle of friction? That angle formed between normal reaction and resultant force. That angle formed between normal reaction and resultant force is called the angle of friction. Angle of friction just body move होगी तभी अप्लाई होगा। जब बॉडी जस्ट मूव करने वाली है, बॉडी मूव करने वाली है, उस समय का जो एंगल होता है वह एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम फाइंड कैसे करेंगे? सपोज दिस एंगल भी थीटा, देन tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर मीन्स FK, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस मीन्स नॉर्मल रिएक्शन, एंड FK upon normal reaction means m into g. But you know that Fk upon mg is equal to mu k is equal to tan theta. Other definition you can say the angle of the friction always equal to the kinetic coefficient of kinetic friction. Angle of friction always equal to the coefficient of kinetic friction. तो ये आपको आया क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का यह फार्मूला था। कल दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में अब न्यूमेरिकल से स्टार्ट होंगे, यह फ्रिक्शन का टॉपिक समाप्त।